प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे उपन्यासों के तत्वों का। थोड़ा सा परिचय हमने कल प्राप्त किया था। उपन्यास क्या होता है, उपन्यासकार के क्या गुण होते हैं, आज हम समझेंगे उपन्यास के तत्वों को। वैसे तो उपन्यास के तत्व कितने होते हैं, विद्वानों में मतभेद रहे हैं। किसी ने 6 बताए हैं, किसी ने 7 बताए हैं। फिर भी सभी की सर्वसम्मति और प्रमुख विद्वानों का विचार है कि उपन्यास के तत्व 6 होते हैं, जिनमें पहला होता है कथानक, जो उपन्यास की रीढ़ का कार्य करता है। जिस तरह से एक भवन निर्माण के लिए भूमि या प्लॉट का होना आवश्यक है, जब तक भूमि और प्लॉट नहीं होगा तब तक भवन का निर्माण भी नहीं होगा। इसी तरह से कथा में भी या उपन्यासों में भी जब तक उपन्यास की कोई प्रमुख कथा, कहानी या घटना नहीं होगी तब तक उपन्यास का निर्माण नहीं होगा। इसलिए उपन्यास के लिए कथानक उसकी रीढ़ का कार्य करती है। अब कथानक किस तरह का हो? कथानक में रोचकता का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर घटना रुचिकर है, विषय वस्तु रुचिकर है, तो पाठक उसको पढ़ने में आनंद लेगा, उसको पूरा पढ़ेगा। दूसरा है उसमें संभवता हो। कथा ऐसा लगना ही चाहिए कि ऐसा हो सकता है। अगर ये लगेगा ही नहीं कथा ऐसी हो सकती है, तो फिर वो कहानी भी उपन्यास के लिए जचेगी नहीं। इसलिए कथानक में संभाव्यता का होना आवश्यक है। और तीसरा है मौलिकता भी उस विषय वस्तु की होनी चाहिए, तब जाकर के वो उपन्यास एक तरह से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। कथा वस्तु का संगठन सुंदर होगा, घटनाओं का समुचित विन्यास होगा, तो कथा वस्तु रुचिकर भी होगी और संदेश देने में सफल भी होगी। इस तरह से दूसरा इसका तत्व है पात्र। उपन्यास के कथा रूपी शरीर को गति देने वाले अवयव पात्र कहलाते हैं। अर्थात पूरे कथानक को बहाकर कौन ले जाता है, आगे कौन बढ़ाता है, उसके पात्र। पात्र भी 2 तरह के होते हैं, एक प्रमुख पात्र होता है, एक गौण पात्र होता है। जो कहानी का नायक या हीरो होता है वो उसका मुख्य पात्र होता है। जो उसको कथा का विकास में सहयोग देने वाले पात्र होते हैं वे सहायक या गौण पात्र कहलाते हैं। पात्र भी परिवेश के अनुकूल हो, उनका चरित्र चित्रण इस तरह से उपन्यास में आए कि वो रुचिकर लगे, रमणीयता से युक्त हो, यथार्थ का समुचित रूप में वर्णन करते हो और जीवन का प्रत्यक्ष और विशद अनुभव रखते हो। ऐसे पात्र कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। पात्र सजीव हो, स्वाभाविक हो और सहज हो, और उनका जैसा वातावरण है वैसी वो गतिविधियां करते हो, तब जाकर के पात्र उस उपन्यास के लिए उपयोगी और विकास में सहायक होंगे। तीसरा इस तत्व है उपन्यास का कथोपकथन या संवाद। पात्रों के बीच जो परस्पर वार्तालाप होता है वो संवाद कहलाता है या कथोपकथन कहलाता है। अब संवाद कहानी में किस तरह का हो? पात्र जिस परिवेश के हैं, जिस वातावरण के हैं, जिस क्षेत्र के हैं, वैसी ही उनकी भाषा शैली हो,
वैसा ही उनका रहन सहन हो, वैसे ही उनके वार्तालाप हो। इस तरह से कि पात्र जब कथा में आएंगे तो कथा का विकास हो। जैसे घटना के अंदर ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण संस्कृति है, और उसमें नायक कोई अंग्रेजी डायलॉग करने लगे तो वो वहाँ पर जमेगा नहीं। जैसा वातावरण है वैसी भाषा शैली बोलने वाला वहाँ का नायक हो, वैसे ही उसका पात्र हो, उन्हीं के बीच का एक पात्र नायक हो, तो कथा को बढ़ाने में पात्र की भूमिका सराहनीय रहेगी। चौथा तत्व है देश, काल और वातावरण। पात्रों के आसपास की स्थिति और उनका परिवेश देश, काल और वातावरण कहलाता है। अर्थात जहाँ की घटना कथानक या कहानी उपन्यास में है, उसी स्थान के पात्र हों, उसी स्थान के रीति रिवाजों को मानने वाले हों, उनकी जैसी उनकी भाषा शैली हो, वैसा ही उनका बोलचाल हो, वैसा ही उनका व्यवहार हो, और वैसी उनकी वेशभूषा हो, और जिन भी घटनाओं का वर्णन हो वहाँ पर उस स्थान से जुड़ी हुई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन हो। जब इस तरह का वातावरण होगा तो उपन्यास के लिए प्रमुखतः कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए हमें तपती रेगिस्तानी माटी में यदि गुलाब की खेती करवा दें, या फिर कोई हरी भरी फलों की, सब्जियों की क्यारियाँ तैयार करवा दें, जहाँ पानी नहीं, जहाँ तपती हुई वायु बहती हो, वहाँ ये सब कैसे संभव है। इसलिए कथा में वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी वह उपन्यास में विश्वसनीयता बन पाती है। पांचवां तत्व है भाषा शैली। उपन्यास के वर्णन की एक विशिष्ट पद्धति और एक विशिष्ट भाषा शैली कहलाती है। जैसे जिस स्थान की कहानी है, जिस क्षेत्र की घटना है, वहाँ के पात्रों की वैसी ही भाषा होनी चाहिए। भाषा उपन्यास को बढ़ाने में क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। यदि क्लिष्ट भाषा होगी तो उसको पाठक समझ नहीं पाएगा। इसलिए भाषा का सरल होना आवश्यक है, सहज होना आवश्यक है। और यदि मान लीजिए हमने चमत्कारिक शब्दों से, अलंकृत शब्दों से भाषा को भर दिया तो भी क्लिष्ट बन जाएगी। भाषा में स्वाभाविक मुहावरे, लोकोक्तियाँ और अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए, तब जाकर के उपन्यास अपनी गति प्राप्त कर पाएगा, अपना प्रभाव तय कर पाएगा। इसी तरह से उपन्यासों का उद्देश्य, हर कहानी, हर घटना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हम सब जानते हैं कि लेखक जब भी कोई बात कहता है उसके मस्तिष्क में कोई न कोई विचार पाठक के हृदय में बैठाने का होता है। एक समय था जब उपन्यास केवल मनोरंजन को लेकर लिखे जाते थे, लेकिन आज उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का कार्य नहीं रह गया। आप सबने पुराने नाटक, उपन्यास टीवी पर देखे होंगे। जैसे चंद्रकांता देखा होगा, चंद्रकांता संतति देखा होगा। इस तरह से बहुत सारे उपन्यास हैं जिनका प्रसारण दूरदर्शन और विविध चैनलों पर होता है। उस समय उनका उद्देश्य मनोरंजन करना ही हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली है और उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही नहीं रह गया। आज उपन्यासकार अपने भीतर आंदोलित
विचारों को हमारे सामने उपन्यास के माध्यम से रखना चाहता है, हमें कोई नई प्रेरणा देना चाहता है, हमें कोई नया संदेश देना चाहता है, इस राष्ट्र में कोई अपने विचारों के माध्यम से बदलाव लाना चाहता है और राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति लाना चाहता है, राष्ट्र को एक नया संदेश देना चाहता है, समाज को, परिवेश को, मानव को कुछ नया सिखाना चाहता है। इस तरह उपन्यास ने अपना रूप बदला है, अपना उद्देश्य बदला है और आज उपन्यास हमारे लिए महत्वपूर्ण कथा साहित्य बन गया है। अब ये हो सकता है कि उपन्यास क्या है, अर्थात मैं यहाँ थोड़ा सा साहित्य से इसको जोड़ूंगा। और बाज़ार में एक तो दो तरह के उपन्यास होते हैं, बाजारू उपन्यास और एक सामाजिक या विचारोक्ति से युक्त उपन्यास। एक वो उपन्यास होते हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना और हमारी मन की भावनाओं को वासनात्मक रूप में भड़काना होता है, वो साहित्य की श्रेणी में नहीं आता है। वही साहित्य, वही उपन्यास समाजोपयोगी है और साहित्य का अंग है जो समाज में एक नई चेतना देकर के एक नया प्रेरणा, नया संदेश हमें देता हो और समाज के अंदर एक सद्भावना बिखेरता हो। इसलिए बाज़ार में बिखरा हुआ अश्लील साहित्य या अश्लील उपन्यास को हम साहित्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। साहित्य की श्रेणी में वही उपन्यास या उन उपन्यासों को साहित्य की श्रेणी में हम शामिल करेंगे जो हमें मार्गदर्शन देते हो, हमें अंदर से आंदोलित करते हो, हमें एक नई प्रेरणा, नई संदेश, नए चिराग, नई रोशनी दिखाता हो। ऐसे उपन्यास ही साहित्य की श्रेणी में आते हैं। आपने जैसे मैं आपको उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का नाम लूँ, जिसने 12 उपन्यास लिखे और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, लेकिन उनके उपन्यास जिनको हम पढ़ते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा, नई चेतना, नई सामाजिकता, नई व्यवहार की गति हमारे समझ में आती है। ऐसे उपन्यासकार को या ऐसे उपन्यासकारों की कथाओं को, कहानियों को, ऐसे उपन्यासकारों के उपन्यासों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक नई सद्वृत्ति, नया संदेश, नया प्रकाश जागृत होता है। ये उपन्यास ही हमारे सच्चे मायने में साहित्य के उपन्यास कहलाते हैं। और आपके सिलेबस में भी एक ऐसा ही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का निर्मला चलता है, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।